आज की हमारी जो ये पड़ताल है वो किसी आम फिल्मी किस्से के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने मतलब भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक का दिमाग हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, और ये वाकया सिनेमा के इतिहास के सबसे डार्क और अनसुलझे पन्नों में से एक है। हाँ, तो माहौल कुछ ऐसा था कि जून 1967 का महीना था। मद्रास शहर, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वो भयंकर गर्मी और उमस से उबल रहा था। मद्रास की गर्मी तो वैसे भी बहुत मशहूर है। सही बात है। बाहर सड़कों पर झुलसा देने वाली धूप थी, लेकिन विजया वाहिनी स्टूडियो के फ्लोर नंबर 4 के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एकदम उल्टा। हाँ, वहां खड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार की हड्डियों में एक सुन्न कर देने वाली ठंड उतर रही थी। मतलब एक ऐसा महान अभिनेता जिसका कैमरे के हर एंगल पर पूरा कंट्रोल होता था, आज वो आईने में अपनी परछाई के साथ किसी और को खड़ा देख रहा था। अरे बाप रे। हाँ, तो हमारे पास आज सोर्सेस का एक बहुत ही दिलचस्प ढेर है। कुछ पुरानी मैगजीन आर्काइव्स हैं, न्यूज मिरर की पुरानी विस्तृत रिपोर्ट्स हैं और 60 के दशक के कुछ प्रोडक्शन नोट्स हैं। और इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो बहुत हैरान करने वाली है। बिल्कुल। इस पूरी रिसर्च को खंगालने के बाद हमारा मिशन ये है कि हम उस एक रात का सच बाहर निकालें जिसने एक्टिंग की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले इंसान को अंदर तक हिला कर रख दिया था। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले 60 के दशक के फिल्म निर्माण की जो जटिलताएं थीं उनको समझना होगा। मतलब उस समय तकनीक इतनी आगे नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। उस समय दिलीप कुमार अपनी फिल्म राम और श्याम की शूटिंग कर रहे थे। अब ये कोई मामूली फिल्म नहीं थी, ये एक डबल रोल वाली फिल्म थी। हाँ, आज के समय में तो डबल रोल शूट करना VFX और मोशन कंट्रोल कैमरों की वजह से बहुत आसान हो गया है। सही कहा आपने, लेकिन 1967 में इसे मास्किंग तकनीक से किया जाता था। मास्किंग ये कैसे काम करता था? इसमें कैमरे को एक जगह पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता था और लेंस के आधे हिस्से को ढक दिया जाता था। अच्छा, मतलब फ्रेम का आधा हिस्सा ब्लैकआउट हो जाता था। हाँ, और अभिनेता को अपने फ्रेम के एक हिस्से में बिना कोई गलती किए परफॉर्म करना होता था। फिर उसी फिल्म को रिवाइंड करके कैमरे में डाला जाता था। बाप रे, ये तो बहुत ही थका देने वाला काम लगता है। बहुत ज्यादा। फिर लेंस का दूसरा हिस्सा ढका जाता था और अभिनेता को खाली हवा से बात करते हुए दूसरे किरदार को निभाना होता था। मतलब कोई सामने है ही नहीं और आपको पूरी एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। ये एक बेहद थका देने वाली, गणितीय और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को निचोड़ देने वाली प्रक्रिया थी। और शायद यही वो बिंदु है जहां से हमारी शंकाओं की शुरुआत होनी चाहिए। हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जो मेथड एक्टिंग के लिए जाना जाता था। दिलीप साहब तो अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कई बार उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हफ्तों लग जाते थे। अब जरा उस दिन के सेट की कल्पना करते हैं। फ्लोर नंबर 4। फ्लोर नंबर 4। कमरा एकदम सन्नाटे में है। फुल AC चल रहा है, लेकिन दिलीप साहब के माथे पर पसीना चमक रहा है। वो एक बहुत बड़े शीशे के सामने खड़े होकर श्याम के किरदार में खुद से बात कर रहे हैं। यहाँ मैं इस पूरी घटना को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से चुनौती देना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए, क्या थ्योरी है आपकी? क्या ये संभव नहीं है कि मतलब डबल रोल निभाने का इतना ज्यादा मानसिक दबाव रहा हो कि उनका दिमाग खुद ही एक ग्लिच पैदा कर रहा हो? ग्लिच? हाँ, जैसे कोई कंप्यूटर बहुत भारी फाइल या 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर एक साथ प्रोसेस करते हुए अचानक हैंग हो जाता है या स्क्रीन पर अजीब सी आकृतियां दिखाने लगता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। तो क्या एक इंसान का दिमाग 2 अलग-अलग व्यक्तित्वों को एक साथ जीते हुए इस तरह का भ्रम नहीं पैदा कर सकता? यह एक बहुत ही शानदार और तार्किक थ्योरी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे डिसोसिएशन या एक्सट्रीम फटीग हैलुसिनेशन कहा जा सकता है। एक्सट्रीम फटीग हैलुसिनेशन मतलब थकान के कारण मतिभ्रम? बिल्कुल। जब इंसान का दिमाग थकान के चरम पर होता है तो वो पैटर्न और आकृतियां गढ़ने लगता है जो असल में वहां नहीं होती। हाँ, हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है। सही बात है। जब दिलीप साहब उस शीशे के सामने रुके और उन्हें अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वहां मौजूद यूनिट के लोगों ने भी शुरू में यही सोचा था कि ये सिर्फ थकान है। हाँ, लेकिन इस थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? जब वो पीछे मुड़े
तो कमरा एकदम खाली था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा आईने में देखा तो राम और श्याम के अक्स के साथ एक तीसरी धुंधली परछाई खड़ी थी। रुकिए एक मिनट, एक तीसरी परछाई? हाँ, और बात सिर्फ परछाई तक नहीं रुकी। अच्छा? दिलीप साहब के कान में स्पष्ट रूप से एक फुसफुसाहट हुई, एक ऐसी ठंडी आवाज जो उनके डायलॉग दोहरा रही थी। अरे बाप रे! लेकिन 60 के दशक के स्टूडियो के बारे में जो जानकारी हमारे सोर्सेज में है, उसके मुताबिक वहाँ भारी भरकम टंगस्टन लाइट्स का इस्तेमाल होता था। हाँ, बहुत तेज लाइट्स होती थी। तो इन लाइट्स के जरिए अनगिनत अजीबोगरीब एंगल बनते होंगे। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो तीसरी परछाई किसी क्रू मेंबर की परछाई का रिफ्लेक्शन या कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो? ये सोचना बिल्कुल लाजमी है। और जहाँ तक आवाज की बात है, एक गूंजते हुए स्टूडियो में जहाँ बड़े बड़े साइक्लोरामा बैकड्रॉप लगे होते हैं, किसी साउंड टेक्नीशियन की फुसफुसाहट भी अजीब तरह से रिफ्लेक्ट होकर कान तक पहुंच सकती है ना? बिल्कुल। उस समय सेट पर मौजूद क्रू ने भी खुद को यही समझाने की कोशिश की थी। हाँ, क्योंकि डर तो सबको लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब कैमरामैन की उंगलियां थरथराने लगी और यूनिट में दहशत फैलने लगी तो कुछ लोगों ने तुरंत आगे आके कहा कि साहब यहाँ तो कोई नहीं है, ये सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये तो इंसान का अपना डर छिपाने का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सही कहा। हम हमेशा अनजान चीजों को लॉजिक के डिब्बे में फिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन ये लॉजिक, ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन की थ्योरी है ना, ये उसी शाम को पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और मुझे लगता है यहीं से ये पड़ताल सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी से निकलकर भौतिक विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने लगती है। एकदम सही। यूनिट का ये सोचना कि ये सिर्फ दिलीप साहब का वहम या लाइट की कोई चाल थी, पूरी तरह से तार्किक था। लेकिन जब उस दिन के शॉट की रश फुटेज देखी गई, रश फुटेज यानी जो दिन भर की कच्ची फिल्म होती, हाँ, दिन भर की शूटिंग के बाद नेगेटिव को डेवलप करके जो फुटेज देखी जाती है, तो जब वो फुटेज प्रोजेक्टर पर चली तो कैमरामैन के हाथ से सचमुच कॉफी का मग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और वो क्यों गिरा, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उस सेल्यूलाइट फिल्म में शीशे के एक कोने में दिलीप साहब के कंधे के ठीक पीछे एक झुलसी हुई धुंधली आकृति साफ नजर आ रही थी। ये बहुत डरावना है। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो आकृति दिलीप साहब के होठों के साथ अपने होठ हिला रही थी। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें सेल्यूलाइट फिल्म के काम करने के विज्ञान को समझना होगा। हाँ, क्योंकि कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना। बिल्कुल नहीं। कैमरा इंसान के दिमाग की तरह काम नहीं करता। वो किसी भ्रम, वहम या हिस्टीरिया का शिकार नहीं हो सकता। सही बात है, उसे तो बस लाइट कैप्चर करनी है। हाँ, सेल्यूलाइट फिल्म पर कोई तस्वीर तभी छप सकती है जब कैमरे के लेंस के अंदर फोटॉन्स यानी प्रकाश के कण प्रवेश करें। भौतिक रूप से। और फिल्म पर लगे सिल्वर हैलाइड के रसायनों के साथ भौतिक रूप से प्रतिक्रिया करे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज फिल्म पर छपी है उसका वहां होना जरूरी था। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो चीज फिल्म पर छपी है उसका कैमरे के सामने भौतिक रूप से मौजूद होना और प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना अनिवार्य है। एक मनोवैज्ञानिक वहम सेलुलॉइड फिल्म पर प्रिंट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जो तकनीकी पहलू है ना, ये इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है, रोंगटे खड़े कर देता है। अगर हम इस बात को मान लें कि कैमरे ने किसी ऐसी चीज को कैप्चर किया जो भौतिक रूप से वहां मौजूद थी, तो सवाल ये उठता है कि वो आखिर क्या थी? यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये सामूहिक रूप से डरे हुए क्रू का मास हिस्टीरिया था? लेकिन जैसा कि आपने अभी स्पष्ट किया, मास हिस्टीरिया रसायनों को प्रभावित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उस फुटेज में साफ तौर पर होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो आकृति दिलीप साहब के डायलॉग दोहरा रही थी। ये कोई डराने या नुकसान पहुंचाने वाली हरकत नहीं लग रही थी। तो क्या लग रहा था? ये तो जैसे परफॉर्म करने की कोशिश थी। और इसी जगह पर हमारे सोर्सेज हमें इतिहास के एक बेहद दुखद और काले पन्ने की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। विजया वाहिनी स्टूडियो के इतिहास की तरफ। हाँ। अगर हम विजया वाहिनी स्टूडियो के फ्लोर नंबर 4 की पृष्ठभूमि को खंगालें तो न्यूज मिरर और अन्य आर्काइव्स के तार सीधे 1930 के दशक से जुड़ते हैं। 1930 का दशक मतलब वो समय जब साइलेंट एरा चल रहा था। बिल्कुल। ये सिनेमा के लिए एक बहुत ही उथल पुथल भरा दौर था। ये वो समय था जब मूक फिल्में खत्म हो रही थी और टॉकीज यानी बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो रहा था। हाँ, 1931 में आलम आरा रिलीज हुई थी ना, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया था। एकदम सही।
और इस बदलाव ने रातों रात सैकड़ों कलाकारों को बेरोजगार कर दिया था। क्योंकि जो अभिनेता सिर्फ हाव भाव से एक्टिंग करते थे, अब उन्हें बोलना भी था। हाँ, जो अभिनेता अपने चेहरों और हाव भाव से जादू करते थे, अगर उनकी आवाज अच्छी नहीं थी या उन्हें ठीक से डायलॉग बोलना नहीं आता था, तो उन्हें इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया गया। ये तो बहुत दुखद है। और इसी 1930 के दशक में फ्लोर नंबर 4 पर एक बहुत ही भीषण हादसा हुआ था। क्या हुआ था वहाँ? उस समय स्टूडियोज बहुत अलग होते थे, सेट लकड़ी के बनते थे और फिल्म का जो स्टॉक होता था वो नाइट्रेट का होता था। ओहो, नाइट्रेट तो बारूद की तरह ज्वलनशील होता है। बिल्कुल, एक शॉर्ट सर्किट से वहां आग लगी और मिनटों में पूरा का पूरा सेट राख के ढेर में बदल गया। बाप रे। और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस भयंकर आग में राघवन नाम का एक जूनियर आर्टिस्ट जिंदा जल गया था। हाँ, राघवन। लेकिन राघवन की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है। नहीं, राघवन की कहानी उस पूरे दौर के कलाकारों की त्रासदी का प्रतीक है। वो मूक फिल्मों का एक ऐसा कलाकार था जिसकी सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश बोलती फिल्मों के इस नए दौर में एक बड़ा एक्टर बनने की थी। मतलब वो सिर्फ पर्दे पर दिखना नहीं चाहता था, वो बोलना चाहता था। हाँ, वो पर्दे पर बोलना चाहता था, लेकिन वो आग उसके सपनों को, उसकी आवाज को खा गई। अगर हम इस इतिहास को रश फुटेज वाली घटना के साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न उभरता है। बहुत ही स्पष्ट पैटर्न। ये कोई साधारण प्रेत आत्मा या नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति नहीं थी। ये एक साइलेंट एरा के कलाकार की अधूरी महत्वाकांक्षा थी, जिसे कभी पर्दे पर बोलने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल सही। दशकों बाद वो उसी फ्लोर पर उस दौर के सबसे महान सुपरस्टार की परछाई में छिपकर अपना अभिनय पूरा करने की कोशिश कर रही थी। रश फुटेज में दिलीप साहब के साथ होंठ हिलाना इस बात का सबूत था कि राघवन बस एक्ट करना चाहता था। वो अपना वो डायलॉग बोलना चाहता था जो 1930 के उस घुटन भरे धुएं में कहीं गुम हो गया था। एक अभिनेता की नजर से सोचें तो ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब एक ऐसा इंसान जो दशकों पहले आग में खाक हो चुका है, उसकी सिर्फ एक इच्छा कि मुझे पर्दे पर एक डायलॉग बोलना है। हाँ, वो इच्छा इतनी ताकतवर थी कि उसने विज्ञान के नियमों को तोड़ते हुए सेल्यूलाइट की रील पर भौतिक रूप से अपनी जगह बना ली। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा की असली सीमाएं क्या हैं। सही बात है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस रश फुटेज तक सीमित नहीं रही है ना? नहीं, कहानी अभी बाकी है। जब दिलीप साहब ने वो फुटेज देखी होगी तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा। चलिए उस स्टूडियो के दम घुंटू फ्लोर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उसी रात दिलीप साहब की वैनिटी वैन की, क्योंकि असली और अंतिम क्लाइमैक्स वहीं इंतजार कर रहा था। हाँ, वो रात दिलीप कुमार के जीवन की शायद सबसे लंबी रातों में से एक रही होगी। रश फुटेज देखने के बाद का तनाव और उस अनजानी उपस्थिति का एहसास उनके दिमाग पर हावी था। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। बिल्कुल नहीं। वो अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रहे थे। बाहर रात का सन्नाटा था और तभी अचानक उन्हें वैनिटी वैन की खिड़की पर किसी के हाथ की थाप सुनाई दी। मतलब कोई बाहर से खिड़की खटखटा रहा था। हाँ, स्पष्ट रूप से। अब यहाँ एक बार फिर लॉजिक काम नहीं करता। 60 के दशक में भी एक सुपरस्टार की वैनिटी वैन या आराम करने की जगह के बाहर कड़ी सुरक्षा तो होती ही थी। बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। तो कोई आम इंसान, कोई फैन या कोई आम क्रू मेंबर इस तरह आधी रात को खिड़की तक कैसे पहुंच सकता था? और यही बात इस घटना को और भी रहस्यमयी बनाती है। जब दिलीप साहब ने बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था। कोई भी नहीं? कोई नहीं। वैनिटी वैन के बाहर की मिट्टी पर सिर्फ नंगे पैरों के कुछ निशान थे। लेकिन उन निशानों की बनावट सामान्य नहीं थी। वे पैरों के निशान कहीं दूर से चलकर नहीं आ रहे थे। तो फिर कैसे थे? वे सीधा वैनिटी के दरवाजे की तरफ आ रहे थे और फिर अचानक वही मिट्टी पर खत्म हो गए। अरे बाप रे! मानो कोई अंदर दाखिल हुआ हो और फिर उसका भौतिक अस्तित्व ही हवा में विलीन हो गया हो। ये तो मतलब ये बात उस वैज्ञानिक सिद्धांत को पूरी तरह से उलझा देती है जिस पर हमने अभी चर्चा की थी। कैसे? देखिए, कैमरे की फुटेज ये साबित कर रही थी कि उस चीज का कोई भौतिक स्वरूप था जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और पैरों के निशान ये साबित कर रहे थे कि उसमें इतना द्रव्यमान और वजन था कि वो मिट्टी पर निशान छोड़ सके। सही कह रही हैं आप। लेकिन फिर अचानक वो वजन हवा में कैसे गायब हो सकता है? ये एक ऐसी घटना थी जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। इस घटना के बाद एक सुपरस्टार का अगला कदम क्या होता है? दिलीप साहब का अगला कदम उनके भीतर बैठे गहरे और शांत खौफ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी वक्त बिना किसी निर्देशक या निर्माता से ज्यादा बहस किए पैकअप का ऐलान कर दिया। सीधा पैकअप? हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो फ्लोर नंबर 4 पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। और वो अपनी बात पर अड़े रहे? बिल्कुल अड़े रहे। एक सुपरस्टार के इस अल्टीमेटम का नतीजा ये हुआ कि विजया वाहिनी स्टूडियो के उस फ्लोर को कई सालों तक के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों तक? हाँ, किसी निर्माता की हिम्मत नहीं हुई कि वहां दोबारा सेट लगाए, कैमरा चालू करे या कोई भी शूटिंग करे। एक अधूरी ख्वाहिश ने एक पूरे फ्लोर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया था। एक पूरी फिल्म की शूटिंग बीच में रोक देना, एक पूरे के पूरे स्टूडियो फ्लोर को हमेशा के लिए बंद करवा देना, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन यहाँ जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है कि अगर ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी वास्तविक थी कि उसके सबूत रश फुटेज पर मौजूद थे, तो दिलीप कुमार जैसे बुद्धिमान इंसान ने कभी सार्वजनिक रूप से इस पर बात क्यों नहीं की? ये सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि दशकों बाद जब उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई गहरे राज खोले, उसमें भी इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। आखिर क्यों? ये मनोविज्ञान और शोहरत की दुनिया का एक बहुत ही जटिल पहलू है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि मशहूर हस्तियों का जीवन एक खुली किताब होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ अनुभव इतने निजी, इतने खौफनाक और इंसान की बुनियादी समझ को इस कदर चुनौती देने वाले होते हैं कि व्यक्ति उन्हें सार्वजनिक पटल पर नहीं रखना चाहता। हाँ, लोग मजाक भी तोड़ा सकते हैं। बिल्कुल। 60 और 70 के दशक में मेंटल हेल्थ या मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू था। आज भी है कुछ हद तक। एक भूत देखा है जो उनके साथ डायलॉग बोल रहा था, तो दुनिया और मीडिया उनकी मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाने लगती। लोग इसे एक सुपरस्टार के पागलपन के रूप में खारिज कर देते। बिल्कुल। उनके स्टारडम, उनके ब्रांड पर एक ऐसा धब्बा लग जाता जिसे मिटाना नामुमकिन होता। इसलिए उन्होंने ये राज सिर्फ अपने बेहद करीबियों तक ही सीमित रखा। क्योंकि सिनेमा में कैमरे के सामने की दुनिया भले ही चकाचौंध से भरी हो, लेकिन कैमरे के पीछे की कुछ दुनियाएं ऐसी होती हैं जिनका बंद रहना ही बेहतर होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें अकेले ढोना ही समझदारी लगती है। हाँ। अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें तो ये सिर्फ एक हॉरर किस्सा या किसी पुरानी मैगजीन की सनसनीखेज रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में इंसानी महत्वाकांक्षा और अधूरे सपनों की एक बहुत ही मार्मिक दास्तान है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि इंसान के मरने के बाद उसका शरीर और उसका भौतिक वजूद तो राख हो जाता है, लेकिन शायद उसकी सबसे गहरी ख्वाहिशें, उसका जुनून जिंदा रहता है। राघवन का वो अधूरा सपना जो 1930 की आग में जलकर खत्म हो जाना चाहिए था, वो इतना मजबूत और जिद्दी था कि उसने दिलीप कुमार जैसे दिग्गज की परछाई बनकर कैमरे में अपनी जगह बना ली। सफलता और चकाचौंध से भरी इस फिल्मी दुनिया में हम हमेशा उन चेहरों को देखते हैं जो पर्दे पर चमक रहे होते हैं, जो तालियां बटोर रहे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये कहानी हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर एक बड़ी कामयाबी के पीछे, हर एक चमकचमाते सेट के नीचे न जाने कितने गुमनाम चेहरों की अधूरी ख्वाहिशें, उनका पसीना और कभी कभी उनकी राख दबी होती है। सही कहा आपने। महत्वाकांक्षा कोई मामूली भावना नहीं है। ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा हो सकती है कि वो समय, विज्ञान और मृत्यु की सीमाओं को भी लांघने की कोशिश करे। बिल्कुल। और इस पूरी घटना पर गौर करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है। क्या सवाल? सिनेमा के सेट, थिएटर या स्टूडियो जैसी जगहें कोई आम इमारतें नहीं होती। ये वो जगहें हैं जहां इंसान अपने सबसे गहरे जज्बात निकाल कर रख देता है। हाँ, एक्टर अपने इमोशंस को पूरी तरह से बाहर ले आता है। कैमरे के सामने एक अभिनेता अपना असली गुस्सा, अपनी खुशी, अपना दर्द, अपने आंसू सब कुछ उंडेल देता है। तो ये बिल्कुल किसी पुरानी वाइनाइल रिकॉर्ड की तरह है। हाँ, वाइनाइल रिकॉर्ड। हाँ, जैसे सुई के लगातार रगड़ने से रिकॉर्ड पर एक खांचा बन जाता है और वही धुन बार बार बजती है। क्या सालों तक एक ही जगह पर हाई इमोशन ड्रामा होने से उस स्टूडियो की हवाओं में भी कोई ऐसा खांचा बन जाता है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्या ये जगहें एक इमोशनल स्पंज की तरह काम करती हैं?
जहां लगातार बहने वाली रचनात्मक ऊर्जा इतनी ताकतवर हो जाती है कि शरीर के खत्म होने के बाद भी इंसान के अधूरे सपने वहां की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, सच में। शायद अगली बार जब हम किसी आईने में खुद को देखें तो ये ख्याल मन में आए कि वो आईना सिर्फ वर्तमान का अक्स नहीं है, बल्कि उस जगह पर पहले खड़े किसी और इंसान की अधूरी कहानी का एक मौन गवाह भी हो सकता है। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें।